दिल्ली में गड्ढे में गिरकर एक युवक की मौत के मामले में हमारी खास पेशकश हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सिस्टम में ही गड्ढा है, मेरे सहयोगी ताबिश हुसैन के साथ। छह पुलिस थानों से गुहार लगाई, उस पुलिस थानों का रवैया ही बेकार था। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन और मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर एक आम नागरिक की सिर्फ इसलिए जान चली गई क्योंकि कुछ जिम्मेदार लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। ये गड्ढा जिसमें कमल की लाश लोगों ने देखी और वो वजह जिंदगी जाने की ये थी क्योंकि यहाँ पर आसपास ठीक तरीके से शायद बैरिकेडिंग नहीं थी और बेहतर तरीके से की जा सकती थी। और इस सब के बाद एक और सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर अब आपको आगे देखने की बजाय नीचे देखना भी जरूरी हो गया, क्योंकि पता नहीं किस सड़क पर किस गड्ढे में आपकी जिंदगी का सफर खत्म हो जाए। अब इस गड्ढे और जो 20 दिन पहले नोएडा में एक गड्ढे में गिरने से इंजीनियर युवराज की जान गई थी, उसके बाद गंभीर सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। लापरवाही को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर कार्रवाई की बात यहां पर की जा रही है, लेकिन क्या ये कार्रवाइयां इस तरह की लापरवाहियों को रोकने के लिए काफी हैं? इन दो हादसों के बाद कुछ अहम सवाल यहां पर खड़े हुए हैं, उसके बारे में सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं। उसके बाद फिर चर्चा करेंगे इस हादसे के बारे में भी, उन जिम्मेदार लोगों के बारे में भी जो एयर कंडीशन कमरे में बैठकर काम अपनी तरफ से पूरा करने की बात करते हैं, लेकिन होता क्या है, इस तरह के गड्ढे खुले रह जाते हैं और उसके अंदर कमल जैसे आम लोग राह चलते गिरते हैं और उनकी जान पर बनाती है, जान चली जाती है। आप कहिए कमल की जान यहां पर चली गई है। 5 सवाल इस हादसे के बाद जो खड़े होते हैं वो आप यहां पर देखिए। भ्रष्टाचार के गड्ढे में कब तक लोगों की आखिर जान जाती रहेगी और इसको रोकने के लिए कोई जिम्मेदारी लेगा या नहीं, या फिर एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां टालते रहेंगे? एक और सवाल जो यहां पर खड़ा होता है, जहां निर्माण किया जाता है वहां पर नियमों का पालन क्यों नहीं होता है? नियमों का पालन अगर आप कर लेंगे तो फिर इस तरह के हादसे रोके जा सकते हैं। हादसों के बाद में आप बड़े बड़ी बातें यहाँ पर करते रहिए, बड़े बड़े बदलाव कीजिए। जो आप देख रहे हैं सब, ये हादसे के बाद लगाए, ये पहले भी लगाया जा सकता था। अगर लगाया जाता तो शायद इस हादसे को टाला जाता। बहरहाल एक और सवाल जो यहाँ पर खड़ा होता है, लापरवाही प्रशासन की अगर है तो फिर जनता की मौत इसमें क्यों होनी चाहिए? बड़े अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के काम ठीक से हो, उनके ऊपर जिम्मेदारी क्यों नहीं तय यहाँ पर की जाती है? आम लोग क्यों अपनी जान यहाँ पर इस तरह के हादसों में गंवाएं? ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जनता टैक्स देती है, जनता टैक्स देगी, लेकिन प्रशासन सड़क पर मौत देगा। आपको टैक्स अपनी जिम्मेदारी पूरे करने के बजाय क्या मिलता है यहाँ पर? सड़कों पर इस तरह के गड्ढे और उसके बाद आपके लिए जिंदगी का सफर मुश्किल हो जाता है। अगर थोड़ी सी लापरवाही मान लीजिए सड़क चलते वक्त आपसे हो गई तो आपकी जिंदगी पर बन सकती है। ये महत्वपूर्ण सवाल हैं जो इस हादसे और जो नोएडा में युवराज का हादसा हुआ था उसके बाद यहाँ पर खड़े होते हैं। इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका तारुफ पहले यहाँ पर करवाते हैं। हमारे साथ वेद भूषण जी हैं, एसीपी हैं, पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। यहाँ पर इनसे हम चर्चा करेंगे कि पुलिस की भूमिका किस तरह की यहाँ पर रह सकती थी और किस तरह की रही है। ध्रुव चावला हमारे साथ हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। फॉरेंसिक्स का बहुत अहम रोल है। इनसे समझेंगे कि हादसा आखिर कैसे हुआ होगा, उस वक्त की परिस्थितियाँ यहाँ पर किस तरह की रही होंगी। ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर यहाँ पर ध्यान देने की बात है। इसके अलावा घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ पर सवाल खड़े कर रही है क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है दिल्ली के अंदर। संजय गुप्ता जी हैं, लीडर बीजेपी हमारे साथ यहाँ पर, इनसे भी सवाल यहाँ पर पूछेंगे कि जिम्मेदारी आखिर किसकी है? अगर सब जगह पर बीजेपी की सरकार है तो फिर ये सब चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए थी ना। संजय जी, आपसे शुरुआत करते हैं। लापरवाही सबसे बड़ा सवाल है। जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह की चीज़ों को, इस गड्ढे को देख रहे हैं, वो सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई ट्रिपल इंजन सरकार और सड़कों पर टैक्स के बदले ये सब मिलेगा लोगों को? देखिए, ये एक दुर्घटना है और एक एक्सीडेंट है। इसमें जिन डिपार्टमेंटों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली जल बोर्ड के ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और जो लोग जिन्होंने पुलिस वालों ने लापरवाही की उनके खिलाफ भी मुकदमा की बात चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस रोड से हज़ारों लोग गुजरते हैं, लेकिन इस रास्ते को प्रॉपर बैरिकेडिंग लगा करके बंद किया गया था, मगर वो बच्चा कैसे घुस गया कैसे नहीं घुस गया, ये एक सवालिया निशान है।
जिस पर वो ऐसे घुसा सर, क्योंकि वो जो पीछे वहां पर बोर्ड देख रहे हैं ना, उसके नीचे जो अब लाल रंग का एक अभी बैरिकेड कुछ देख रहे हैं, ये नहीं था। और ये जो हरे हरे आपको यहाँ पर पर्दे दिख रहे हैं, ये नहीं थे। इसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं थे। भाई काम चल रहा है तो आप बोर्ड लगाइए ना, इन्फॉर्म कीजिए। बाहर से आने वाले लोग को शायद ना पता हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रखा है, लोहे का बोर्ड लगा रखा है, उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है। और उस बोर्ड को लगने के बावजूद भी एक एंट्री हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैरिकेडिंग नहीं थी। अगर इस रोड पर हज़ारों लोग चल रहे हैं इस टाइम, अगर बैरिकेडिंग ना हो और सुरक्षा ना हो तो फिर तो हज़ारों लोग गिर जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, बोर्ड लगा हुआ है वहां पर, लेकिन रात के वक्त में 12 बजे की घटना है ये। अब कितने बजे का हुआ था वो टाइम आप देख लीजिए कि 12 बजे के आसपास जो परिवार है उसने यहाँ पर ढूंढना शुरू किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया तो उन्होंने तलाश की। रात के वक्त 12 बजे जरा नजर ऊपर आप उठाइए, कहीं आपको स्ट्रीट लाइट दिख रही है या कोई ऐसी लाइट रोशनी जिससे यहाँ पर हो सके सड़क पर, ताकि अगर गड्ढा, मान लीजिए इतना बड़ा गड्ढा नहीं, छोटा गड्ढा भी 60 की स्पीड से कोई चल रहा है तो आपका मुंह टूट सकता है, हाथ पैर टूट सकते हैं। देखिए इस रोड पर पेड़ काफ़ी घने हैं और इस टाइम काम चल रहा है यहाँ पर, और काम चल रहा है तो इस वजह से यहाँ पर रोशनी नहीं है। और ये रोड इधर से ही बंद है, इधर से ही बंद है, दोनों तरफ से बंद है। आज दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि पिछले 11 साल में कई पानी की पाइपलाइन ऐसी हैं कि जो सीवर लाइन से मिल चुकी हैं, कई सीवर लाइन ऐसी हैं जो पानी की पाइपलाइन से मिल चुकी है। इंदौर में जिस तरह की घटना घटी, दिल्ली में इस तरह की घटना ना घटे, इस काम को करने के लिए पूरी दिल्ली के अंदर इन पॉइंटों को देखा जा रहा है और दिल्ली जल बोर्ड की लाइनों को ठीक किया जा रहा है। जल बोर्ड का काम है, जल बोर्ड का काम जरूरी है। गणेंद्र जी, सियासत कर रहे हैं क्या आम आदमी पार्टी वाले? यहाँ पर एक हादसा हो गया, उसके बाद आपके लोग यहाँ पर सवाल खड़े करने के लिए पहुंच गए। जल बोर्ड ने अगर काम पहले ठीक से किया होता, जरूरत नहीं पड़ती ना ऐसे काम करने की। देखिए बड़ी बेशर्मी से कल से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, यहाँ के स्थानीय विधायक आशीष मंत्री दिल्ली सरकार में, कल प्रवेश वर्मा भी आए, और बड़ी बेशर्मी से सरकार की लापरवाही पे लीपापोती की जा रही है। ये आपने देखा, आपने खुद बताया कि पुलिस कल आशीष सुबह आए 8 बजे, पुलिस की एफआईआर से पहले, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पहले उन्होंने क्लीन चिट दे दी सारी एजेंसीज को। बोला जी वहाँ भी बैरिकेडिंग थी, यहाँ पे भी बैरिकेडिंग थी, ये पीडब्ल्यूडी की रेलिंग हो रही है, यहाँ पे स्कूल की दीवार है। अब वो आदमी आया कहाँ से? ऊपर से कूद गया मोटरसाइकिल लेके, या उसने पहले मोटी मोटी बैरिकेडिंग हटाई और आया और उसका मन था कि मुझे इसी गड्ढे पे आके कूदना है, इसी गड्ढे में मोटरसाइकिल लेके आनी होती है। मतलब इतनी बेशर्मी और इतना अमानवीय व्यवहार आशीष सूद का रहा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पहले क्लीन चिट दे गए। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है? कल से सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे कि जो बैरिकेडिंग थी। पुलिस की एफआईआर कह रही है कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे कोई ऐसा साइन बोर्ड नहीं लगाया गया जहाँ पे लिखा हो कि आगे गहरे गड्ढे में दिल्ली। चलिए आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा क्योंकि पुलिस को लेकर बहुत सवाल हैं। आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। लेकिन सुनिए, देखिए ये जान लेना जरूरी है क्योंकि हम जिस जगह पर खड़े हैं, ये जगह दोनों तरफ से सड़क जो है वो ओपन होती है, बीच में गड्ढा है। ये हादसा कैसे हुआ? हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, ध्रुव, जरा इधर आइए आप, उनसे हम जरा यहाँ पर समझ लेते हैं। ध्रुव फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं और इस तरह की चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। ध्रुव जरा इधर आइए आप मेरे साथ। ये गड्ढा, यहाँ पर जो हमने तस्वीरें देखी, उस जगह पर बाइक वहाँ पर गिरी हुई थी सामने, जो वो सीढ़ी पड़ी हुई है वहाँ पर। अब सवाल ये है कि बाइक उधर से आई या बाइक इधर से आई, आपको क्या यहाँ पर लग रहा? सर बाइक देखो उधर से आई, क्योंकि जो टॉपल एंगल था और जो इमेजेस जो सरफेस हुई है ऑनलाइन भी और जो हमने भी देखी है, बाइक उधर से आई। और जब टॉपल हुई है, बाइक की जो टेल हेडलाइट होती है उसकी साइड पे ज़्यादा डेंटिंग और वो दिखा है एक्सीडेंट का जो निशान है। और अगर आप नीचे भी देख सकते हो, कोई ब्रेकिंग का वो भी नहीं है। मतलब जो लाइट, इन प्रॉपर लाइटिंग का जो है इशू वो भी हाईलाइट हो रहा है, प्लस बैरिकेडिंग का भी इशू हाईलाइट हो रहा है, प्लस उसके अलावा अगर रिफ्लेक्टर टेप्स भी लगी हो उससे भी काफी हेल्प हो सकता है क्योंकि हेडलाइट से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। नहीं ध्रुव, एक थ्योरी ये भी है यहाँ पर कि जो परिवार है उनका ये कहना था कि 200 मीटर का रेडियस बताया गया, इस जगह से उस जगह शायद दूर भी हो सकती है। और एक थ्योरी ये भी है कि जो सुबह लोग थे उन्हें शायद वो यहाँ पर बाइक नजर नहीं आई, क्या बाद में यहाँ पर बाइक जो है वो गिरी? इसको लेकर सवाल क्यों है? ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये तस्वीर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ध्रुव को, आप भी जरा स्क्रीन पर देखिएगा इसको। ये बाइक जो अंदर गड्ढे में गिरी हुई थी, जिसके साथ गिरने से कमल की जान चली गई, ये डैमेज नहीं है। आगे का हिस्सा आपका देखिए, इसका जो हेडलाइट जरा सी टक्कर से टूट जाती है वो इसकी सलामत है। पीछे का हिस्सा आप देखिए, ये बिल्कुल इसका सलामत है। तो ये किस तरह का इम्पैक्ट हो सकता है? सर ये साइड इम्पैक्ट भी हो सकता है। वैसा तो है नहीं कि कोई क्रेन ऊपर से ला के बाइक नीचे रख दे, है ना। अब अगर क्रेन भी ऊपर से आती है और बाइक का भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो दिखता ही हमेशा।
हाँ। क्योंकि ये एक थ्योरी होती है, हमारे एक लॉ है प्रिंसिपल का, फोरेंसिक का, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज, कि जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट करते हैं तो एक म्यूचुअल कांटेक्ट आता है जिससे ट्रेस एविडेंस और एविडेंस एक दूसरे से इंटरचेंज होता है। हाँ। तो उसके मुताबिक अगर हम देखा जाए तो बाइक और जो गड्ढा है उसके बीच में कोई कांटेक्ट तो होना चाहिए और बाइक को डैमेज बिल्कुल आना चाहिए। और ये एक और तस्वीर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये उस वक्त की तस्वीर है, आपको स्क्रीन पर भी हम दिखाएंगे जब वहाँ पर कमल की बॉडी पड़ी हुई थी और उसके बराबर में ये बाइक पड़ी हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि ये किस तरह से नीचे जो है वो गिरे होंगे। ये देखिए आप, बाइक जो है वो जहाँ पर सीढ़ी इस वक्त रखी हुई है वहाँ पर बाइक पड़ी हुई है और इसका जो चेहरा है बाइक का आगे का फ्रंट है वो इस तरफ है जिस तरफ हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ये इसको देखकर आपको किस तरह का इम्पैक्ट ये लगता है? सर देखिए, इमेज देख के ये बात तय है कि अगर बाइक इधर से कूद के आती हाँ। तो हल्का सा और आगे जा सकती है ना, यह हो सकता था कि उससे टक्कर खा के नीचे गिर गई है जो वो बाउंड्री है। हाँ। लेकिन ध्रुव, क्या रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं इससे? क्योंकि देखिए ये गड्ढे को अगर हम समझ पाए, यहाँ पर 17 मीटर गहराई है इस गड्ढे की और ये करीब 19-20 मेरे ख्याल से लंबाई इसकी हो रही होगी। तो ये इतने बड़े गड्ढे में यहाँ से कूदना और वहाँ उस कोने में जाकर टकराना, ये रफ्तार के ऊपर भी हो सकता है। प्लस अगर हमारे पास कोई एविडेंस हो, जैसे ब्रेक स्किड मार्क्स हो गए, ब्रेक मार्क्स हो जाए, टायर मार्क्स हो जाए, तो उससे भी हम एक अंदाजा लगा सकते हैं स्पीड का। बट जैसे कि अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो स्पीड का हम सिर्फ एक प्रीलिमिनरी गेस कर सकते हैं कि हाँ स्पीड थोड़ा रैश रहा हो सकता हो ड्राइवर का। स्किड मार्क्स भी आप जरा इधर आइएगा यहाँ पर, अभी तो शायद ये मिट गए हों लेकिन सड़क पर कुछ निशान हमने यहाँ पर कल देखे थे। ये उसी बाइक के हैं या किसी और चीज़ के हैं ये यहाँ पर कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर मार्क्स तो हैं। ये देखकर आपको कुछ लग रहा है? हाँ, यहाँ पे दो मार्क्स है। हाँ। अब बाइक तो सीधा एक लाइन में चलती है, 2 मार्क्स तो वो बना नहीं सकती। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, 2 मार्क्स तो बाइक बना नहीं सकती। और जिस हिसाब से ये खुदरी हुई है सड़क, ये देखिए यहाँ पे गैप है, मेरी उंगली भी नीचे जा रही है, तो ब्रेक से इतने गहरे मार्क्स ही रखते कि कंक्रीट खिसक जाए। तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस हादसे को लेकर? क्योंकि देखिए 2 तरीके की थ्योरी है, लापरवाही की बात भी यहाँ पर हो रही है और दूसरा क्या गिरने से मौत हुई या फिर बाद में यहाँ पर गिरे, ये सवाल जो है खड़े किए जा रहे हैं। सर देखो, मौत का अंदाजा तो पोस्टमार्टम के बाद ही हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अगर बाइक गिरी होगी तो पॉलीट्रॉमा कहते हैं जहाँ पे क्रेनियोसेरेब्रल इंजरीज और थोरैसो एब्डोमिनल इंजरीज के बहुत साइंस होते हैं, तो वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ क्या है। एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ क्या थी, या वो टकराने से गर्दन में कोई चोट लगी या क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। वेद भूषण जी आप आइए, आप फॉर्मर एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के वेद भूषण जी, क्योंकि एक सवाल दिल्ली पुलिस को लेकर भी है, क्या उन्होंने वक्त रहते मुस्तैदी यहाँ पर नहीं दिखाई? सर 12 बजे का वक्त जब परिवार कह रहा है कि वो 6 थानों के चक्कर लगाते हैं, दिल्ली पुलिस उनको कहती है कि हमने एक लोकेशन निकाल दी है रेडियस 200 मीटर का, आप जाकर देख लीजिए। 12 बजे के आसपास ही बताया जा रहा है कि हादसा यहाँ पर हुआ। आपको लगता है कोई लापरवाही थी दिल्ली पुलिस? देखिए कपिल जी, मैं इस थाने में SHO रह चुका हूं और जो जनकपुरी का एरिया है बहुत ज़्यादा ग्रीन और बहुत ही अच्छे किस्म के जो हाई इंटेलेक्चुअल्स या बड़े बड़े लोग इस इलाके में रहते हैं, परंतु लाइट का हमेशा से अभाव रहा है। खासतौर से ये पौसंगीपुर मंदिर है आपके सामने जहाँ ये इंसिडेंट हुआ है, और जो अभी भी आप बैरिकेड दिखा रहे थे उसके बीच में अभी भी गैप है, यहाँ कोई भी आ सकता है। अब आप देखिए तमाम लाइट्स इस टाइम ऑन है, आपके कैमरामैन कहूँगा दिखाएं, परंतु जहाँ पर हादसा हुआ है वहाँ लाइट जली हुई है पर नीचे कभी रोशनी नहीं आई। लाइट ऑन है लेकिन वो लाइट इतनी दूर है कि वहाँ से आप गड्ढा नहीं देख सकते हैं। दूसरा 2 खंबे आप इधर दिखाइए, दोनों खंभों पर लाइट ऑन है पर लाइट का बल्ब भी नहीं है, लाभ ट्यूब भी नहीं है, तो आप देखिए हालत क्या है। मैं एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ, यदि थोड़ा बहुत भी प्रिकॉशन लिया होता, ये एक पट्टी है केवल 1 रुपये मीटर में मिलती है, इस 200 रुपये के अंदर पूरे इस एरिया को कवर किया जा सकता था। बहुत ही महंगा और एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली पुलिस ने बाद में आकर लगाया जब मौके को हिफाजत कर रहे थे, या इन्वेस्टिगेशन के दौरान में डू नॉट डिस्टर्ब का दिल्ली पुलिस का उन्होंने अपनी पट्टी लगाई है। और आप जहाँ तक बैरिकेड का संबंध है, बैरिकेड के बीच में जो गैप था वो बिल्कुल इजीली एक लड़का जो रूटीन में इस रोड से आता होगा वो उसी रोड से आया, उसको अंदाज भी नहीं था कि ये 48 घंटे पहले या 24 घंटे पहले इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर खोद दिया गया होगा। जी 100 रुपए की पट्टी रिफ्लेक्टर्स आप कहीं देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर लगा दिए जाएं तो उसमें क्या हर्ज है? देखिए थोड़ी नेग्लिजेंसी तो है, जिस नेग्लिजेंसी की वजह से जो संबंधित अधिकारी है उनको सस्पेंड भी किया गया है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी और सारे एक्शन होंगे, मगर ऐसा नहीं है। थोड़ा सा डिफर करूंगा उसमें, केवल सस्पेंशन इज कोई पनिशमेंट नहीं है। सस्पेंशन के बाद में उनको रिवोक कर दिया जाएगा, हम और आप डिबेट करके खत्म हो जाएंगे, भूल जाएंगे। जब तक उनके अरेस्ट नहीं होंगे, जब तक वो जेल नहीं जाएंगे, जब तक उसका एक मैसेज समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, आपने नोएडा के अंदर देखा, आपने बेंगलुरु में देखा, आपने दिल्ली के अंदर देख लिया, मैसेज पहुंचाने का केवल एक तरीका है, चूंकि इसमें
इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसमें केवल और केवल अरेस्ट होनी चाहिए और अरेस्ट में कभी एक और अपडेट यहाँ पर दे दें, एक और अपडेट देते हैं हम इस चर्चा के बीच में, एक और अपडेट यहाँ पर आपको देते हैं। देखिए जो मामला हुआ दिल्ली का, दिल्ली जनकपुरी का, इस हादसे में गिरफ्तारी हो गई है। यहाँ पर एक ठेकेदार राजेश प्रजापति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और बाकियों की भी तलाश यहाँ पर की जा रही है। राजेश प्रजापति पर यह आरोप है कि उसको जानकारी यहाँ पर मिल गई थी कि ऐसे हादसा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद उसने किसी को यहाँ पर नहीं बताया। अगर वक्त रहते यहाँ पर इस चीज को और बता दिया जाता तो क्या यहाँ पर मदद नहीं पहुंच सकती थी पहले? आपको प्रतिक्रिया दिखाते हैं, पुलिस का इस पर क्या कहना है? इसमें जो भी इस लिंक में आएंगे हम सबको गिरफ्तार करेंगे। ये जो लेबर है योगेश जी मौके से तो गायब हो गए थे। ये प्रजापति बता रहा है कि ये इटावा यूपी के रहने वाले हैं, तो इनको अप्रेंड करने के लिए भी हमने टीम भेज दी है। सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस चल रहा है। जो रात का वक्त है कुछ सीसीटीवी फुटेज ब्लर भी आ रहा है, बट हम उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। परिवार का ये कहना है कि जिस गड्ढे में योगेश कमल गिरा था उस गड्ढे के पास किसी लेबर से या किसी गार्ड से परिवार ने पूछा है कि उस गड्ढे में कोई गिरा है, तो उस लेबर ने मना कर दिया, ऐसा कुछ है? अभी हमारी परिवार से भी बात हुई है और उन्होंने इस बात को भी कहा है, तो हम इसकी आगे जांच करें कि उनकी योगेश से ही बात हुई थी या किसी और से बात। जल बोर्ड की अधिकारियों पर एफआईआर हुई है, क्या उनसे अभी पूछताछ या कोई गिरफ्तारी अब तक हो पाई है उनकी? ये सब हम करेंगे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है कि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है हम उनको बुक करेंगे। तो देखिए गिरफ्तारी यहाँ पर हो गई है और बाकियों को लेकर पुलिस का कहना है कि जल्दी जिम्मेदार लोगों को यहाँ पर और पकड़ा जाएगा। गणेंद्र जी संतुष्ट हैं आप? एक्शन हो रहा है, एफआईआर हो गई है? देखिए ये हादसा नहीं है, ये एक तरीके से सुनियोजित मर्डर है। हमारी डिमांड है कि दिल्ली जल बोर्ड के संबंधित अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड के ठेकेदार और उसके साथ साथ उन सारे लोगों पे, चाहे उसमें आशीष सूद हो, चाहे दिल्ली के जल मंत्री परवेश वर्मा हो, जिन जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है और जिन लोगों ने इस मामले पे लीपापोती करने की कोशिश करी, सब पे मुकदमा दर्ज हो। हत्या का 302 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नाजिर होना चाहिए। अभी नोएडा में हमने देखा, अभी नोएडा में युवराज की अभी जो चिता है वो भी ठंडी नहीं हुई, उसके बाद दिल्ली यही सवाल है। 20 दिन पहले युवराज की मौत हुई थी यहाँ पर, 20 दिन पहले। आप देखिए इंदौर में जिस तरह की दुर्घटना घटी कि जहां पानी की पाइपलाइन में सीवर की पाइपलाइन मिली हुई थी, इसी तरह की दुर्घटना दिल्ली में ना घटे, इसलिए दिल्ली जल बोर्ड ये काम। वो ठीक है, लेकिन 20 दिन पहले अगर कुछ होता है तो उससे कुछ सबक तो लेना चाहिए ना हमें। खुले गड्ढे मौत की वजह बन रहे हैं। जो लापरवाही जिन्होंने भी की है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। कॉन्ट्रैक्टर राकेश प्रजापति को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जिस पुलिस अधिकारियों की नेग्लिजेंसी थी उनको भी सस्पेंड किया गया है। हर जिसकी किसी भी छोटी भी लापरवाही होगी उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। क्या पुलिस के एंगल से भी कुछ और करने की जरूरत है ताकि तत्काल एक्शन यहाँ पर लिया जाए अगर इस तरह की इमरजेंसी कोई कॉल होती है? एग्जैक्टली बिल्कुल ये पुलिस के डोमेन में तो नहीं है, परंतु जो सिविक अथॉरिटीज की उनकी जो अपैथी है, उनकी नेग्लिजेंस है, ये जरूर साबित करती है कि उन्होंने तमाम हादसों से कोई भी सबक नहीं लिया। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने के लिए, आम आदमी, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी अपने अपना पक्ष रख रहे हैं, परंतु इसकी शेयर जिम्मेदारी जल बोर्ड की, एमसीडी की, बिजली विभाग की और तमाम उन विभागों की है जो इस तरह से नेग्लिजेंस उनका बिहेवियर है, जिसकी वजह से इस तरह की मौत होती है, इस तरह के हादसे होते हैं। इन्वेस्टिगेशन होगी, ट्रायल होगा, तमाम चीजें होंगी, परंतु जिसका परिवार का एक बच्चा चला गया उसके लिए एक बड़े पेन और दुख की बात है। तो इस पे हम बहस में बड़ा सवाल है, यही बड़ा सवाल है। जिसने अपनों को खो दिया वो कमल, 25 साल की उसकी उम्र थी, ऑफिस से घर वो लौट रहा था, क्या उसकी भरपाई हो जाएगी किसी भी तरीके से? आप जरा यहाँ पर सोच के रखिएगा। हम यहाँ पर मौजूद हैं, इस तरह की खबरों को हम उठाते रहेंगे और जो महत्वपूर्ण और बड़े सवाल हैं वो यहाँ पर खड़े करते रहेंगे। ग्राउंड से मैं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी के लिए यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं हम।